गुजरात में सिलेक्ट। तो शुरू कर देते हैं। आज हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर बाद में नेटवर्क सेक्शन के बारे में देखेंगे। हाँ बराबर। ओके बीजों कोई कुछ ना मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ सर एक बार सबका माइक ऑफ कर दीजिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ। अभी कोई बता सकता है लाइक इंडक्टर्स क्या होता है? एनी आइडिया? बेसिक बेसिक कोई बता सकता है? कॉइल होता है सर। हाँ कॉइल। और इसका क्या कौन कौन सा कॉइल्स होते हैं इसके अंदर? ये फिल्टर के काम आता है शायद। ओके। और कॉइल कैसा काम करता है? करंट को डायरेक्ट पास करता है। करंट को डायरेक्ट पास करता है। ओके। और ओके इंडक्टर फोन के अंदर इंडक्टर्स और कॉइल्स दोनों को, कॉइल्स को भी हम लोग बोलते हैं इंडक्टर्स। ओके। इंडक्टर काम कैसे करता है पहले वो जानना है। इंडक्टर के अंदर क्या होता है? कॉइल के अंदर क्या होता है? वाइंडिंग होता है। ओके। कॉइल के अंदर पहले मेन चीज वाइंडिंग होता है। वो वाइंडिंग जब हम लोग वोल्टेज देते हैं, कॉइल के अंदर जब वोल्टेज देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण वोल्टेज वहां पर बूस्टिंग होता है या बक होता है। तो बूस्ट एंड बक का मतलब हम लोग यहां पर बोलते हैं कि कॉइल्स, 3 प्रकार का कॉइल्स होते हैं। एक कॉइल होता है बक कॉइल, बूस्ट कॉइल एंड फिल्टर कॉइल। यहां पर मैं लिखता हूं तो चाहे तो नोट कर लीजिए एक बार। बक कॉइल, boost coil and filter coil. बक कॉइल का काम होता है आपका फोन के अंदर वोल्टेज को ड्रॉप करना, मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई टू लो बनाता है। ओके। बक कॉइल का काम आता है हाई टू लो। मान लीजिए आपका फोन के अंदर किसी सेक्शन को आपको सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, मगर इनपुट पर उसको आ रहा है 3 वोल्ट, मतलब 3 टू ये कन्वर्ट करता है 2 वोल्ट। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मतलब हाई टू लो। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर टेक्निकली, यहां पर बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बोलते हैं इसको। ओके। नेक्स्ट होता है बूस्ट कॉइल। यहां पर यूज होता है लो टू हाई। जैसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के द्वारा, मतलब उदाहरण, यहां पर बैकलाइट सेक्शन में यूज होता है। बैकलाइट सेक्शन में यूज होता है, मतलब यहां पर क्या होता है, 3.6 वोल्टेज आपको यहां पर बन जाता है 14 टू 22 वोल्ट्स। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप। ओके। और नेक्स्ट यहां पर मेनली आएगा हमारा फिल्टर कॉइल। फिल्टर कॉइल का काम होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है, मतलब एक फ्यूज जैसा काम करता है फोन के अंदर। ओके। फ्यूज की तरह काम करता है यहां पर फिल्टर कॉइल, जो ऑडियो सेक्शन में लगा होता है सर। हाँ, ऑडियो सेक्शन एंड ग्राफिक्स सेक्शन में भी आपका ये कॉइल्स होते हैं। जी सर। ओके। यहां पर प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। देखिए मैं सिंपल भाषा में यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज करने से ना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मगर कितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओके। ये मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट्स सोचना है, मतलब ये पता होना चाहिए।
बक कॉइल्स को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन कॉइल्स, या बूस्ट कॉइल्स को बोलते हैं हम लोग स्टेप अप। बूस्ट का मतलब कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बना के वो बाहर देता है। जब इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर, जब इस प्रोसेस में मतलब हाई वोल्टेज जो लो बना रहा है या लो वोल्टेज जो हाई बना रहा है, इसके कंपोनेंट के मतलब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या नहीं तो आप हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग चुंबक क्षेत्र। जब कॉइल के ऊपर वोल्टेज देंगे वो चुंबक क्षेत्र बनाता है, उसके हिसाब से वो वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा और कम होता है ना, ये हमारा फोन के अंदर एसी पल्सिंग में होता है, एसी पल्सिंग में होता है। यहीं पर काम आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, एसी को बाहर पास करके पास है ना, यहीं पर यही कॉइल यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में वोल्टेज क्रिएट होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन आता है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। हाँ, वो वोल्टेज एसी पल्सेस में होता है। उसको कम, वो एसी पल्सेस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर, ओके, अभी लिंक में आ चुका होगा आपको, पास है ओके। तो मतलब यहाँ पर कैपेसिटर क्या काम करता है, जो एसी पल्सेस क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो एसी पल्सेस को बाहर दे देता है, ग्राउंड पे भेज देता है, और डीसी सर्किट के अंदर ही रह जाता है। क्योंकि डीसी वोल्टेज हमारा आईसी काम करने के लिए प्योर डीसी फॉर्म चाहिए, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर काम में आता है। ओके, और फिल्टर कॉइल यहाँ पर सर्किट के अंदर प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज के तरह काम करता है। ओके, तो नॉर्मली कैपेसिटर, अभी बोलिए, कॉइल मल्टीमीटर से चेक होता है या नहीं है? हाँ सर, 101% होता है सर, 101% होता है ओनली विद नहीं एलसीआर मीटर, एल मीटर, इंडक्टर मीटर। एलसीआर मीटर से होता है। इसका हेनरी वहां पर पता चलता है, मगर हेनरीज आइडेंटिफाई करने के लिए स्कीमेटिक का जरूरी है। ओके, स्कीमेटिक्स है तो वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज, अगर मल्टीमीटर में हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बजर मोड में चेक करना है। ओके, बजर मोड में चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं, मगर बजर मोड में चेक करने से बजर तो आएगा, आपने देखा होगा बैकलाइट सर्किट के अंदर आप जब चेक करने के लिए जाएंगे तो बजर आता है, तो नॉर्मली बोलते हैं बदल देना चाहिए। क्यों बदलना है? वहां पर बजर तो आ रहा है, फिर भी क्यों बदलना है? क्योंकि कॉइल वाइंडिंग होता है ना, कॉइल के अंदर वाइंडिंग होता है, वो वाइंडिंग आपस में जुड़ जाता है। अगर आपस में जुड़ जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक क्षेत्र क्रिएट होना था उतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता वो, उसके वजह से वो बूस्टिंग या बक वोल्टेजेस सही तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा वहां पर। ओके, इसीलिए वहां पर कॉइल, स्पेशली बैकलाइट सेक्शन और बक कॉइल्स के अंदर कभी भी प्रॉब्लम आता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बक कॉइल्स एंड बूस्ट कॉइल की वजह से ही आता है, तो सीधा वहां पर उसको बदलना पड़ता है। बजर आ रहा है, मल्टीमीटर में बजर आ रहा है, मतलब बजर का मतलब कंटिन्यूटी, हम लोग वहां पर सिर्फ तार का कंटिन्यूटी सही है नहीं है चेक कर रहे हैं, बस उतना ही है। मगर अगर कॉइल का अंदर वाइंडिंग मिल जाता है तो हम लोग वो नहीं कर सकते। उसके लिए 100% एलसीआर मीटर चाहिए, उसमें पता चलेगा उसका रीडिंग्स कितना आ रहा है। स्कीमेटिक में देखेंगे तो उसका हेनरी, कितना हेनरी का वहां पर स्कीमेटिक के अंदर लगा है वो दिखा देगा, उसके हिसाब से हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो इंडक्टर्स बहुत छोटा सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो कोई डाउट इसके अंदर एक बार पूछ सकते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जाऊंगा। फिर से बताइए सर, मैंने था अभी ज्वाइन हुआ। ओके, देखिए लेट से ज्वाइन हुआ ना आपका वीडियो, ये वीडियो फिर से रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, वहां पर फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता ना सबको, तो जी जी ओके रिकॉर्डिंग में। ओके, जो किसने ऑलरेडी सुना है इस कंपोनेंट के बारे में कुछ डाउट है पूछ लीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर
सर ये 200 ओम के रेंज में चेक होता है ना? कौन सा? ये कॉइल 200 ओम के रेंज में। देखिए वो परफेक्ट नहीं है, एलसीआर मीटर से ही परफेक्टली पता चलता है। सर वो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मतलब कॉइल सही है, लेकिन 100% की देखिए गारंटी एक चीज तो होता है, वो मल्टीमीटर में जो भी चेक करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारा रेसिस्टेंस चेक होता है, ओके। और यहाँ से हम लोग उसका देखिए ओम्स, मल्टीमीटर ओम्स में चेक करते हैं एंड वोल्टेजेस चेक करते हैं, ओके। एलटी में सॉरी इंडक्टर्स का मेजरिंग यूनिट क्या है? हेनरी। ये हेनरी मल्टीमीटर में चेक नहीं होता, ओके। तो मल्टीमीटर्स में चेक करके कुछ लोग बोलते हैं ऐसा चेक हो जाएगा, नहीं है, उनका इंपेडेंस वैल्यू बोलते हैं उसको हम लोग। जो 200 ओम्स के नीचे आप चेक करते हो उसका इंपेडेंस वैल्यूज बोलते हैं, मगर इंपेडेंस वैल्यू सही तरीके से काम करेगा गारंटी नहीं है, क्योंकि है ना ये कंपोनेंट के हिसाब से ही हम लोग चेक करना है, ओके। बैटरी देखिए, बैटरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, इंपेडेंस वैल्यू से चेक करते हैं। वो कितना देर तक बैटरी रुकेगा या नहीं रुकेगा वो इंपेडेंस बोलते हैं। और वो इंपेडेंस भी परफेक्ट इंपेडेंस चेक करने के लिए इंपेडेंस मीटर अलग से आएगा, उससे चेक करेंगे तो ये बैटरी सही तरीके से काम कर रहा है नहीं पता चलेगा। मगर कॉइल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब चुंबक क्षेत्र क्रिएट होता है जब वोल्टेज देते हैं तो उसके हिसाब से वो ठीक से काम कर रहा है नहीं, वो सिर्फ एलसीआर मीटर में कैलकुलेट होता है, मल्टीमीटर में वो कैलकुलेशन गलत होता है, ओके। सर ये कॉइल के ऊपर ये डॉट होता है, डॉट का क्या मतलब होता है? देखिए डॉट यहाँ पर ये डायरेक्शन आप कई तरीके किसी डायरेक्शन में डाल सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड के ऊपर कैसे भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कॉइल के अंदर, वो कॉइल आप काट के देखिए उसके अंदर क्या है, सिर्फ वायर होता है सर, सिर्फ वायर ही है ना, तो वायर को डायरेक्शन होता है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता। देखिए एग्जांपल देखिए, माइनस प्लस वो कंपोनेंट के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जनरल भाषा में बात करेंगे। वायर को प्लस माइनस होगा, तार को वायर प्लस माइनस हो सकता है, नहीं है, नहीं होता। हाँ, तो इसके अंदर भी तार ही है सर। बक्कल जो होता है उसमें क्या जैसे कि फिट करने से हो जाएगा या उसका हाँ, भी नहीं चेंज देखिए है? बक कॉइल्स का भी अलग अलग वैल्यूज आएगा, हेनरी उसका है ना, डिफरेंट हेनरीज का आएगा, तो वो भी देख के ही लगाना है। मान लीजिए वहां पर आपको लो, मतलब एक जगह में आपको चाहिए था एक 10 हेनरी का चाहिए था, मगर गलती से आपने साइज देके आपने लगा दिया, मगर वो कॉइल 20 हेनरी का है, तो क्या होगा? कॉइल काम नहीं करेगा। काम करेगा मगर एक्सेस वोल्टेज दे देगा ना वहां पर, या लो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तार का मतलब अंदर जो तार होता है ना उसका भी साइज होता है, गेज बोलते हैं उसको। वो गेज एंड नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट होके एक कॉइल बनाते हैं, ओके। वो रोटेशंस हम लोग सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हर कॉइल वहां पर लगाएंगे काम करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, हमारा घर के अंदर पानी का मोटर है, वो मोटर के अंदर भी आपका वाइंडिंग होता है। वो वाइंडिंग आप मान लीजिए वाइंडिंग चला गया, कोई ना कोई वायर ले आके इलेक्ट्रिशियन वो बांध के ऑन कर लेगा? नहीं होगा सर। मतलब वहां पर भी उसी साइज का जो ऑलरेडी उसके अंदर जो गेज का है वही गेज का और उतना ही क्वांटिटी वहां पर लगाया है ना। मान लीजिए ऑलरेडी मोटर के अंदर वहां पर एक 200 राउंड का वाइंडिंग था वहां पर, तो 200 राउंड ही डालना पड़ेगा वहां पर, 300 नहीं डाल सकते, और वोल्टेज हो जाएगा। हाँ और हो जाएगा। मतलब गेज नंबर, मतलब मोटा वायर कम नंबर ऑफ रोटेशन होने से आपका वोल्टेज कम आएगा। स्टॉक वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी क्या? हाँ ज्यादा, मतलब पतला वायर ज्यादा रोटेशन करने से आपका वोल्टेज ज्यादा होगा आउटपुट, ओके। वो करने के लिए आप बूस्ट कॉइल और बक कॉइल निकाल के देखिए, आपका साइज का डिफरेंस आएगा कॉइल के अंदर, और आपका वायर का अंदर होता है ना लेंथ भी डिफरेंस आएगा आपको, ओके। फिजिकली जब आप एक बार चेक करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा वो। सर ये स्केमेटिक में लिखा होगा कि ये बक कॉइल है या बूस्ट कॉइल है या बक कॉइल बूस्ट कॉइल नहीं होता, फिल्टर कॉइल आपको पहचानने के, देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर
बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल को एल से ही जाना जाता है, एल डिनोटिंग लेटर एल, एल फॉर लायन। एंड Okay. फिल्टर कॉइल्स को आपको डिनोट करता है एफ एल, ओके एफ एल। देखिए यहाँ पर एफ एल से डिनोट करते हैं। और अभी चाइनीज फोन के अंदर आपको स्पेशली बैकलाइट सेक्शन के अंदर फिल्टर कॉइल को आपको बी से भी जाना जाता है, बी फॉर बॉल, बी से भी जाना जाता है फिल्टर कॉइल। 1000 ऐसा डालो और 70 Okay. 13 में 500 ठीक है, कितनी देर में? आधे घंटे जरा क्लास खत्म हो जाना तो। ओके, यहाँ पर फिल्टर Hello. कॉइल स्कीमेटिक के अंदर एफएल से जाना जाता है और बीएल, मगर सिंबल एक ही है, सिंबल एक ही जैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है सिंबल भी। ओके। और बक और बूस्ट दोनों एल से ही होगा? हाँ, देखने के लिए ऐसे एक ही जैसा दिखता है। वो स्कीमेटिक के अंदर देखेंगे तो उसका हेनरी के हिसाब से आप बदलना पड़ता है। तो सर ये बक कॉइल होगा तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, और बूस्ट होगा तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ हाँ, वो भी दिखाऊंगा, अभी स्कीमेटिक में दिखाऊंगा, मैं शेयर करता हूँ स्कीमेटिक अभी। ओके सर। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसा, कहां पर बक कॉइल्स लगा होता है। बक कॉइल्स हमेशा फोन के अंदर VSW लाइंस के अंदर कनेक्टेड होता है। कौन सी? VHW? VSW, VS वोल्टेज स्विचिंग। हाँ मतलब पावर सेक्शन में होगा सर? हाँ, पावर सेक्शन में होगा, सेकेंडरी पावर लाइंस के अंदर होगा ये। ओके, कोई पावर भी ले सेक्शन लेते हो। हाँ आउटपुट में होगा ना ये? हाँ, पावर सेक्शन आउट। देखिए पावर आईसी के पास बहुत ज्यादा आपको कॉइल्स दिखता है ना, हाँ। वो कॉइल्स पूरा आपका बक कॉइल्स है। अच्छा, ओके। ओके, वो कॉइल्स पूरा बक कॉइल्स होगा। और लाइट सेक्शन में जो होगा वो बूस्ट होगा? हाँ, चार्जिंग सेक्शन में सर? चार्जिंग सेक्शन में भी आपका बूस्ट का ही होगा वहां पर। वहां पे भी बूस्ट ही होगा? हाँ, मगर वहां पर बूस्टिंग यहाँ पर लोड मेंटेन के लिए होता है, वहां पर कांस्टेंट वोल्टेज आपको पंप करने के लिए चाहिए वहां पर। अच्छा, कंटिन्यू स्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड स्टेबिलिटी के लिए। सर हाँ, एफएल पूछिए। यानी कि बक कॉइल और फिल्टर BL कॉइल और बूस्ट का BL कितनी, यानी एफएल का मतलब फिल्टर कॉइल, बी का मतलब भी कॉइल फिल्टर कॉइल, एल का मतलब बक भी हो सकता है, बूस्ट भी हो सकता है। देखिए हमेशा आईसी के अंदर से इमीडिएटली जो कॉइल के ऊपर जाता है, ओके, वहां पर 99% आपको बक कॉइल्स मिलेगा। यहां पर देखिए 0.47 माइक्रो हेनरी, 0.47 माइक्रो हेनरी है यहाँ पर। देखने के लिए बड़ा होगा मगर माइक्रो है यहाँ पर। अच्छा, तो ये Okay. वोल्टेज को ड्रॉप करेगा ना सर? हाँ, देखिए वो वही साइज का दूसरा कॉइल यहाँ पर 1 माइक्रो हेनरी, यहाँ पर कितना है 0.47 माइक्रो हेनरी, यहाँ पर 1 माइक्रो हेनरी। ओके, अभी मैं बूस्ट कॉइल के पास दिखाऊंगा। यहाँ पर कितना है 4.7। 4.7 माइक्रो हेनरी। तो डिफरेंस होता है ना? हाँ सर, बढ़ गया ना इसमें? बढ़ गया है यहाँ पर। तो हाइयर यहाँ पर हेनरी ज्यादा होता है तो यहाँ पर काम भी ज्यादा होगा। ओके, तो पावर आईसी के पास लगी हुई कुछ बूस्ट कॉइल ग्राउंड के साथ बीट देती है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन में भी, चार्जिंग लाइन पे भी आपका, वीपीएस लाइन में भी आपका बूस्टिंग कॉइल ही होता है वहां पर, मगर स्टेबिलिटी की देने के लिए 4.7। एंड वीपीएच लाइन में भी देखिए यहाँ पर नीचे सेम, मगर यहाँ पर देखिए आईफोन के अंदर आप जब आएंगे आपका बूस्टिंग वोल्टेज खुद आपका कॉइल बनाता है। ओके, अच्छा। मगर एंड्रॉइड फोन के अंदर आपका बूस्टिंग यहाँ पर
आपका कॉइल नहीं बनाएगा। यहाँ तो पर boost आपका voltage- बूस्टिंग वोल्टेज आता है, आपका आईसी के अंदर पंप करके बाहर आता है। अच्छा, उस आईसी के अंदर से ही आउटपुट होता है बूस्ट। हाँ, आईसी के अंदर से ही बाहर आता है। और यहाँ पर वोल्टेज स्टेबल रखने के लिए, देखिए उतना पंपिंग कर रहा है वहां पर, तो वो वोल्टेज स्टेबल करने के लिए यहाँ पर कॉइल होता है। और उसी लाइन में इमीडिएटली डायोड लगा होता है। ओके जी सर, आज हाँ। समझ में आ रहा है सर। हाँ, आएगा स्लोली है ना, हर रोज। हाँ। हाँ, देखिए हर रोज मैं क्लास रखूंगा ना, 100% कोई नहीं आएगा। सर हाँ, पूछिए। हेलो, बूस्ट कॉइल चेक करने का कैसे? अब बूस्ट कॉइल देखिए, हाँ, बूस्ट कॉइल अलग से चेक करने के लिए ना, नॉर्मली हम लोग देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा, वो बूस्ट कॉइल हो या नॉर्मल कॉइल, टेस्ट करने का तरीका तो आपके पास एलसीआर मीटर होना चाहिए। ओके सर ओम मीटर से भी कर सकते हैं ना? ओम मीटर से परफेक्ट नहीं है, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हेनरी है। ओम्स आपका रेसिस्टेंस देता है। एक मिनट देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक नया तार होता है ना, एक वायर ले लीजिए, आप मल्टीमीटर में रेसिस्टेंस में रख के आप चेक करिए, आपका एक रेसिस्टेंस आएगा। ओके, उसको अच्छे से 1, 2 बार 3 बार गरम करके, उसको गरम करके फिर से कूल करके फिर से गरम करके रेसिस्टेंस चेक कीजिए क्या आता है। देखिए एक बार डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस का डिफरेंस आएगा आपको। ओके, मगर कॉइल को चेक करते हैं हेनरी में, वो हेनरी तो मल्टीमीटर नहीं दिखाएगा, उसके लिए आपके पास 100% एलसीआर मीटर चाहिए। एलसीआर मीटर भी देखने के लिए मल्टीमीटर जैसा ही होता है, मगर वो एलसीआर बोलते हैं। एलसीआर का मतलब, एल का मतलब कॉइल्स या इंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड रेसिस्टेंस, ये तीनों होते हैं। ओके, मतलब इस पे तीनों चेक होंगे। हाँ, उसमें तीनों चेक हो जाएगा। देखिए प्रोफेशनल तरीके से मतलब इन डेप्थ करना चाहते हैं तो वो भी एलसीआर मीटर भी होना जरूरी है। वो होगा तो 100% हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए हम वार में जाके वार में लड़ने के लिए रेडी हैं, मगर हमारे पास सही तरीके का हथियार नहीं है। हम मजबूत है देखने के लिए, मगर हथियार नहीं है, लड़ पाएंगे ज्यादा देर के लिए? नहीं लड़ पाएंगे। मतलब हमारा हथियार, हमारा टूल्स ही है, सही तरीके का टूल्स हमारे पास नहीं है, 100% हम काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम वैसा ही रह जाएगा। एलसीआर बहुत महंगा आता है क्या? एलसीआर मिनिमम स्टार्ट होता है 2500, 2000 से शुरू होता है। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो 4000 से 5000 लगना पड़ता है। सर जो फ्लूक आता है वो एलसीआर होता है? फ्लूक नहीं, उसके अंदर एलसीआर मीटर भी है, वो बहुत महंगा है, 6-7 हजार के ऊपर ही है वो। अच्छा, ओके, एलसीआर मीटर में ये तीन ऑप्शन रहेंगे कि दूसरे सब नॉर्मल मीटर के ऑप्शन भी होते हैं? उसके अंदर आपको बजर मिल जाएगा। ओके, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स, ये तीनों ही होगा। मेरा एक सवाल है। डायोड नहीं होगा? मेरा एक सवाल है, ये कॉइल करंट को स्टेबलाइज करती है या वोल्टेज को स्टेबलाइज करती है? देखिए यहाँ पर करंट को। हाँ जी, करंट। अच्छा, वोल्टेज को नहीं, करंट। टेक्निकली इट इज करंट। ओके, करंट को स्टेबल रखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर बूस्टिंग के लिए कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर एक खराब वाला कॉइल मतलब ठीक तरीके से यहाँ पर आपका हमारा लाइक बूस्टिंग का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ठीक तरीके से कंट्रोल करना है यहाँ पर। वो स्टेबिलिटी नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बैकलाइट नहीं जलता, और बैकलाइट डल आने का। ओके, और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर आ रहा है। हमारा फोन के अंदर कितने भी कंपोनेंट्स है, सब कंपोनेंट्स करंट का ही काम करता है, वोल्टेज का नहीं है। ओके, यहाँ पर सेपरेट से आपको वोल्टेज एंड करंट का बाद में क्लास लूंगा मैं।
ओके ओके आने वाला है ना सर? मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है बहुत लोगों को पता है, किनको पता नहीं है उनके लिए सेपरेट से लूंगा मैं। ओके हाँ सर। तो सर, आपको मुझे कंफ्यूज लेना नहीं पड़ेगा। होना चाहिए, इसलिए मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, मगर टेक्निकली इट इज करंट। वो क्लास होने के बाद में मैं करंट बोलूंगा तो सही होगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके हाँ हाँ तो सर लेना पावर सर पावर आईसी के पास लगी हुई बूस्ट कॉल कभी कभी ग्राउंड से बीप देती हैं, वो मतलब ग्राउंड पे लगी रहती हैं या वो क्या बूस्ट करती देखिए, हैं? वो लाइन चेक करना पड़ता है कहाँ पर शॉर्ट है। ओके सर यहाँ दो फ्लैट में मैंने आपका सैमसंग फोन, एक मिनट सर, आपको ये दिखाऊंगा, 989 वो भी दावन। बताऊंगा। एक मिनट वो भी बताऊंगा आपको। आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। यहाँ पर नॉर्मली आपका पावर एसी के पास एक कैपेसिटर और एक कॉइल ग्राउंड में कनेक्टेड होता है। ओके अभी यहाँ पर देखेंगे एक वन ऑफ द, देखिए रेसिस्टर, इसको एनटीसी बोलते हैं, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, ये भी ग्राउंड में कनेक्टेड होता है एक साइड। ओके ये रेसिस्टर ही है। सर एक फोन में कितने थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं सर? नॉर्मली आपको देखिए सैमसंग फोन के अंदर तीन रेसिस्टर्स मिलते हैं, तीन थर्मिस्टर्स होते हैं, एक नेटवर्क में, एक सीपीयू और एक चार्जिंग में। सर एनटीसी का मतलब थर्मल होता है? नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। तो ये तो चार्जिंग में आता है ना सर एनटीसी से? हाँ देखिए वो डायग्राम मैं बाद में शेयर करता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा अभी, टाइम लग जाएगा। हाँ पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। आपको नॉर्मली सैमसंग फोन्स में, सबको म्यूट कर दे, सबको। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ पूछिए। सैमसंग J7 Max में अगर थर्मल रेजिस्टर हम नहीं लगाते तो ये क्या चार्जिंग नहीं होगा? उसका कोई चार्जिंग bypass नहीं होगा। solution? चार्जिंग देखिए कुछ मॉडल्स के अंदर आप कंपलसरी वो लगाना ही है। अगर उसको निकालेंगे तो लो टेम्परेचर दिखेगा, अगर वो खराब होता है तो हाई टेम्परेचर दिखेगा। और ये लो भी नहीं दिखा रहा है, हाई भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ सिंबल आ रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो थर्मल क्या दूसरा खराब है सर? देखिए थर्मल का नहीं है, वो एरर क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा एक बार। एरर चार्जर कुछ लगाने नहीं के है, बाद चार्जिंग सिंबल दिखा रहा है, सिंबल दिखा रहा है लेकिन परसेंटेज नहीं हो रहा है। सिंबल दिख रहा है, परसेंटेज नहीं हो रहा। बैटरी भी चेंज करके देखना है एक बार। देख लिया सर। हेलो पूछिए एक बार। ओ हेलो। हाँ जी बैटरी भी चेंज करके देख लिया सर। बैटरी भी चेंज करके देखा एक बार, चार्जिंग आईसी भी बदलना पड़ता है फिर। वही बाकी है सर। चार्जिंग आईसी ही बदलना है। ओके तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, क्योंकि ना अभी टाइम लग जाएगा इसको ढूंढने लगूंगा तो सर। और नॉर्मली सर, कुछ फोन के अंदर नॉर्मली आपका पावर आईसी के पास एक कैपेसिटर और एक कॉइल ग्राउंड में कनेक्टेड होता है, उसको इग्नोर करना है, वो शॉर्ट नहीं है। पूछिए। फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। कुछ फोनों के अंदर आपका पावर आईसी के पास एक कॉइल और एक कैपेसिटर, मतलब दोनों शॉर्ट दिखेगा आपको, वो सीधा ग्राउंड में कनेक्टेड होता है। कैपेसिटर का दोनों एंड और कॉइल का दोनों एंड आपको शॉर्ट दिखेगा, बिल्कुल जीरो आएगा। वो क्यों होता है सर? ओके
वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके ओके, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम होता है, वो पहले देखना है। देखिए यहाँ पर आपका रेसिस्टर भी ग्राउंड में लगा होता है, यहाँ पर अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, पुल अप रेसिस्टर एंड पुल डाउन रेसिस्टर। तो पुल अप क्या करता है, पुल डाउन क्या करता है, पहले कंपोनेंट्स परफेक्ट होने के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। जी सर। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके ओके ओके, मैं वो कौन सा मॉडल में मैं मुझे याद नहीं है, वो देख के मैं आपको है ना वो आपको दिखाऊंगा एक बार। हाँ, एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉइल्स है ना, सॉरी नहीं है, ये कैपेसिटर है। देखिए आपको स्कीमेटिक के अंदर एक और चीज दिखाऊंगा यहाँ पर, कुछ और देखते हैं, कुछ और मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मेंशन है, C1094, मगर सिंबल क्या है, ग्राउंड का सिंबल देखिए यहाँ पर कॉइल कॉइल का सिंबल है। ओके, यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे ना, लाइक कुछ लोग पूछ रहे थे लाइक ब्लू एंड व्हाइट डॉट, आधा ब्लू आधा व्हाइट, आधा ब्लैक आधा व्हाइट कॉइल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क सेक्शन में। वो माइक्रो होते हैं, नेटवर्क में होते हैं ना। देखिए आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर L लिखा है, सिंबल एक ही है। ओके हाँ सर। इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। तो पहले तो नेटवर्क सेक्शन चला जाएंगे सैमसंग का भी। हाँ सर, ये नेटवर्क में ही होता है ना ज्यादातर। हाँ ओके, नेटवर्क पे ही होगा। हाँ, माइक्रो कॉइल बोला जाता है क्या है सर इसको? नहीं, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। पहले कंपोनेंट्स, कॉइल, कैपेसिटर, रेसिस्टर परफेक्ट होने के बाद इसके बारे में बताऊंगा तो समझ में आएगा। जी फाइन सर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, टाइम है ना। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। एक ही बार सब सीखना चाहते हैं, नहीं है नहीं जाना है सर, भूल जाते हैं फिर। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप। हाँ देखिए, जो रेसिस्टर आपको यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में स्पेशली अभी है ना, अभी मैं सैमसंग A50 में हूँ। ओके, यहाँ पर रेसिस्टर आपको ग्राउंड में बहुत ज्यादा मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पर आके ना मल्टीमीटर बजर मोड में डाल के चेक करते हैं, रेसिस्टर शॉर्ट है, निकाल देते हैं। ये रेसिस्टर निकालने से काम नहीं करेगा, इश्यूज आ जाएगा। ओके, निकालना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकालना है। ओके, हम लोग अभी नेटवर्क सेक्शन के अंदर सैमसंग के अंदर कौन सा आईसी क्या क्या है पढ़ेंगे एक बार, मतलब इसका मेन आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वांधो नहीं, बोलो। हाँ तम। ओके, यहाँ पर देखिए नेटवर्क सेक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। कौन कौन सा सेक्शंस होते हैं, कोई बता सकता है एक बार? सर 2G 3G 4G सेक्शंस बताइए। सर RF सेक्शन, PF सेक्शन। RF PF, ओके, एंड WTR based band। ओके ओके, देखिए टेक्निकली हम लोग यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन को है ना बताएंगे। प्राइमरी सेक्शन PRX बोलते हैं, PRX बेसबैंड, PRX बेसबैंड एंड बैंड सेक्शन, मल्टी बैंड सेक्शन। ओके, ये मेन होते हैं। और DRX, PRX ट्रांसीवर, DRX, ओके, एंड मल्टी बैंड। मेन ये 4 आईसीस होते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। PRX मतलब क्या है, कोई किसी को पता है PRX? और अभी लेटेस्ट मॉडल में म्यूट कर दो सर प्लीज। हाँ श्योर। अभी लेटेस्ट मॉडल के अंदर, अभी लेटेस्ट मॉडल्स में APT मॉड्यूलेटर भी आ रहा है। हर एक लेटेस्ट फोन्स के अंदर APT मॉड्यूलेटर्स है अभी। ओके, APT मॉड्यूलेटर सब लोग सोचते हैं एक नया चीज है, मतलब नया नहीं है। 2018 2017 से ही फोन के अंदर जो भी फोन्स है उसके अंदर भी APT मॉड्यूलेटर्स लगा है। VPA APT बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं अभी लेटेस्ट नया ट्रेंड, नया आइटम बोलते हैं, नहीं है।
2017 से भी बहुत सारा फोन्स के अंदर एपीटी मॉड्यूलेटर्स लगा था। नेटवर्क सेक्शन इसीलिए बहुत सारे टेक्नीशियन है ना, नेटवर्क सेक्शन में हर एक आईसी बदल देते हैं मगर एपीटी मॉड्यूलेटर आईसी बदलते नहीं है, क्योंकि पता नहीं था बहुत लोगों को। ओके, वो एपीटी मॉड्यूलेटर आपका नेटवर्क सेक्शन को पावर सप्लाई करने वाला एक आईसी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, इसके अंदर आपका वीपीएच लाइन अंदर आएगा और एक वोल्टेज, 2 वोल्टेजेस उस आईसी से बाहर निकलता है नेटवर्क सेक्शन के लिए। वीपीएच अंदर आएगा। ग्लास आईसी नहीं है, 9 लेग का आईसी होता है। अच्छा, ओके, इसके अंदर एक वोल्टेज वीपीएच अंदर आएगा, इनपुट आएगा और आउटपुट भी वीपीएच निकलेगा और ये आईसी एक और वोल्टेज क्रिएट करता है, उसका नाम होता है एपीटी। जो एमआई के मोबाइल में एपीटी बोलते हैं, वो एपीटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज ट्रैकिंग पॉइंट। ओके, एपीटी का मतलब एवरेज ट्रैकिंग पॉइंट। यहाँ पर 3.3 से लेकर 3.7 तक वोल्टेज यहाँ पर निकलता है, वो सिम डालने के बाद रिलीज होता है। अब पूछिए, कोई पूछ रहा था? सर जी मैं बोल रहा था, हाँ, जो एमआई के अंदर बहुत से हैंडसेट में देखा हूँ, जियो के अंदर 070A के नाम से वो आईसी जानी जाती है, वही एपीटी है मेरे हिसाब से। छोटी सी 9 लेग की आईसी होती है सर। 9 लेग का आईसी होता है कॉमनली। और इसका आजू बाजू बताओ, क्योंकि एक चीज बताऊंगा, मैंने अभी तक एक भी कीपैड फोन्स ऑलमोस्ट 6 सालों में टच भी नहीं किया। जियो भी मुझे पता नहीं है उसके अंदर सर्किट कैसा है। नहीं सर, जियो में ये आईसी है, तो इसीलिए जियो के बारे में बताएंगे आप, मुझे पता नहीं है सर। वो एपीटी मॉड्यूलेटर भी है 070। इसके अंदर देखिए, एक मिनट, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन छोटा आईसी होता है और उसी साइज का एक कॉइल लगा होता है और 4 कैपेसिटर्स होते हैं और 2 रेसिस्टर उस सेक्शन में और कुछ भी नहीं होगा। किसी भी फोन के अंदर एपीटी मॉड्यूलेटर सेक्शन में छोटा आईसी और उसके बाजू में ही एक कॉइल लगा होता है और 3 से 4 कैपेसिटर लगा होता है। और ये सेक्शन फिजिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ओके, अलग से दिया होता है, हर सेक्शन से अलग से कनेक्टेड होता है। हाँ सर, ये जियो वाले फोन में है, F90 में है। हाँ, ओके, हाँ, ओके। इसके बिना और इसके अंदर हमारा मेन सीपीयू से आपको आरएफएफई लाइन भी निकलता है। अगर ये आईसी वोल्टेज भी दे रहा है मगर आरएफएफई लाइन आपका काम नहीं कर रहा तो आपका नो सर्विस आएगा। ओके, आरएफएफई लाइन आपका पीएफओ आईसी, मल्टीबैंड आईसी एंड एपीटी मॉड्यूलेटर के अंदर जाता है। और पीएफओ आईसी के अंदर मतलब पीएफओ आईसी के पास वो बाहर रेसिस्टर के द्वारा अंदर आता है और बाकी आईसी के अंदर लेयर्स के अंदर से आईसी के पास पहुंचता है। ओके, और यहां पर मेनली इधर आप सैमसंग में कोई बता सकते हैं पीएफओ आईसी, कौन सा आईसी को पीएफओ बोलते हैं? एंटीना स्विच के पास जो रहता है उसको पीएफओ बोलते हैं। इन जनरल इस आईसी को नॉर्मली सैमसंग के अंदर क्या बुलाते हैं? 2 नाम है इसका। कुछ ओके, मैं ही बता देता हूं। कुछ फोन के अंदर इस आईसी को यूएफपी आईसी भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईसी भी बोलते हैं। और अभी लेटेस्ट फोन्स के अंदर, सब फोन के अंदर आपका इन जनरल सैमसंग मतलब चाइनीज फोन में बोलते हैं ना पीएफओ आईसी, वो आईसी होता है आपका MMBA। सॉरी ये नहीं है, वो मल्टीबैंड FEMID। ओके, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी, फाइन सर। हाँ, आ रहा है। हाँ,
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं FEMID बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल। दशरथ कुमार एमएलए गारू फोन पे। और मल्टी बैंड आईसी को हम लोग बोलते हैं MMM PAIC। सर सबके माइक म्यूट कर दो। एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, एक मिनट ऑफ कर रहा हूँ। सबका ऑफ कर दो। सबका ऑफ है, सबका ऑफ है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी बैंड मल्टी मोड पावर एम्पलीफिकेशन आईसी। स्कीमेटिक में जब चेक करते हैं यहाँ पर MMM PAIC मेनली होता है हमारा PFO आईसी। इस आईसी के पास यहाँ से आपको एंटीना का कनेक्शन मिल जाएगा। इसको हम लोग एंटीना से जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं PRX। एंटीना से जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं PRX, प्राइमरी रिसीवर बोलते हैं। मतलब हाँ, जो जिस आईसी के पास PRX लाइंस आते हैं वो हमारा PFO आईसी है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? सर आ रहा है। दूसरों का माइक बंद करना भूल गया। ओके, सिर्फ कोई एक ऑन कीजिए। अगर आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है तो सिर्फ वो लोग ऑन कीजिए, क्योंकि ना मुझे पता नहीं चल रहा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आवाज आपको सुनाई दे रहा नहीं है, पता नहीं चल रहा, इसलिए आ रहा है सर आपका। ओके, आ रहा है सर। ओके, खोलो लगता है। तो यहाँ पर हमारा मेनली नेक्स्ट आता है हमारा फोन के अंदर हाई बैंड पीए। इसके अंदर मेनली हाई बैंड पीए का प्रॉब्लम होता है। मेनली यहाँ पर इश्यू होता है हमारा फोन के अंदर, आपका 4G काम नहीं करेगा। तो 4G के लिए सैमसंग A50 के अंदर अलग से आईसी है। ओके, ये हमारा नॉर्मली LTE सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है DRX। DRX का मतलब यहाँ पर मेनली डाइवर्सिफाई रिसीवर बोलते हैं हम लोग। ओके, किसी को पता है? एक बार बोल सकते हैं कोई, DRX क्या होता है? डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? जी सर, कॉलिंग के दौरान ये आपसे कम करता है। एक बार ठीक से नहीं आ रहा आवाज आपका। डिजिटल DRX कॉलिंग के दौरान यह काम करता है। नहीं, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा मुझे। कॉलिंग के दौरान यह ऐसे काम करता है। नहीं, कोई एक बात नेट चालू रहती है। कॉलिंग के दौरान नेट चालू रहती है। हाँ, कैसे काम करता है नॉर्मली डाइवर्सिफाई का मतलब? ध्यान नहीं है सर, बता दीजिए। देखिए, कोई भी फोन के अंदर आपका सिग्नल आ रहा है, मतलब बैंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विचिंग होगा। कौन सा सिम आपने डाला है, कौन सा सिग्नल अंदर लेके आना है। तो बैंड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका हर एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, 1800, 1600, 3200, 2400 का बैंड्स होते हैं ना, जैसा आपका FM का रेडियो स्टेशन है वैसा। तो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं उसको। तो उसको यहाँ पर स्विचिंग होता है, यहाँ पर स्विचिंग करता है, डाइवर्सिफाई करता है। ओके, अगर ये आईसी भी खराब होता है तो नो सर्विस आएगा।
इमीडिएट ये आईसी कनेक्शन होगा आपका ट्रांसीवर आईसी को कनेक्टेड होगा। मतलब आपका मेनली ये आईसी कनेक्टेड होता है आपका डब्ल्यूटीआर को। ट्रांसीवर टेक्निकली ट्रांसीवर बोलते हैं, मगर उसको डब्ल्यूटीआर भी बोलते हैं। डब्ल्यूटीआर कुछ मॉडल में डब्ल्यूटीआर आईसी होता है, उसको बोलते हैं वायरलेस ट्रांसीवर। ओके, वहां से नेक्स्ट इमीडिएटली आपको कनेक्ट होगा, ट्रांसीवर के पास आएगा। ट्रांसीवर का मतलब आपका फोन के अंदर ये भी खराब होता है तो नो सर्विस आएगा। इसका ट्रांसीवर का काम क्या है बता सकता है कोई एक बार? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर ये एनालॉग सिग्नल को लेके डिजिटल बनाता है सर, और कम्युनिकेट करता है नेटवर्क से। सही है, परफेक्ट। देखिए यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करता है। और एक चीज, इस आईसी को हम लोग बोलते हैं बेसबैंड आईसी भी बोलते हैं। ओके, बेसबैंड आईसी क्यों बोलते हैं इसको? आपका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर हमारा फोन के अंदर आउटगोइंग इनकमिंग आ रहा है, ओके, नेटवर्क प्रोवाइडर को कैसे पता चलता है आईएमए नंबर नहीं है तो नो सर्विस क्यों आएगा? कारण क्या है? सिग्नल तो हमेशा हर जगह में होता है, आईएमए नंबर नहीं आ रहा तो सिग्नल ऑटोमेटिकली नो सर्विस आ जाएगा। क्यों, किस वजह से? सर वो कंपनी वाले को ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। हाँ, एक और चीज, आपने एक सिम डाला, आपका आईएमए नंबर दूसरा फोन में भी है, तो नेटवर्क प्रोवाइडर को या साइबर सिक्योरिटी वालों को कैसे पता चलता है लाइक इस फोन के अंदर ये सिम डाला है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है करके? ये आपका ये इंफॉर्मेशन आपको आपका ट्रांसीवर देता है सर। वो लोकल नेटवर्क स्टेशन से जो कम्युनिकेट करता है वो कम्युनिकेट करता है। मतलब जब भी हमारा फोन के अंदर सिग्नल आना चाहिए या इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल आने से पहले सर्विस प्रोवाइडर को हमारा आईएमए नंबर का इंफॉर्मेशन वो दिखाता है। मतलब हमारा फोन का ये जैसा हमारा गाड़ी के अंदर नेम प्लेट होता है ना, गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, वैसा हमारा ट्रांसीवर आईसी यहाँ पर काम करता है। नेटवर्क प्रोवाइडर को ये हमारा फोन का आईडी ये शो करता है, बाहर लोगों को दिखाता है। ओके, सिम डालने के बाद वो यहाँ से सिग्नल, वो आईएमए नंबर का सिग्नल बाहर जाने, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को देने के बाद ही हमारा फोन के अंदर सिग्नल आएगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहा, मतलब आईएमए नंबर नहीं है, तो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर हमारा फोन के अंदर सिग्नल रजिस्टर नहीं करवाने देता। हमारा आईएमआई वहाँ रजिस्टर नहीं होता, इसलिए हैंडसेट को नोट रजिस्टर कर देता है, नोट रजिस्टर कर देगा। मतलब यहाँ पर आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम, जो भी फोन के अंदर सिग्नल्स आते हैं बाहर जाते हैं, मतलब आपका कॉल हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है, आपका मैसेजेस हो सकता है, सब कुछ आपका ट्रांसीवर आईसी के द्वारा ही बाहर जाएगा और अंदर आता है। सर हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, अगर मोबाइल में अननोन बेसबैंड रहेगा, हाँ, तो ये कैसे पता करें कि ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है? एक और बार क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर, अगर हमारे हैंडसेट में अननोन बेसबैंड रहेगा तो फिर ये अननोन बेसबैंड, ओके, बेसबैंड अननोन, ओके, बेसबैंड अननोन, ये कैसे पता करें कि ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम? देखिए, लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हम लोग अभी लाइक एक 4-5 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अननोन बेसबैंड आ रहा है ना, QCN फाइल का भी इश्यू आ रहा है, स्पेशली हमारा चाइनीज फोन के अंदर, MI फोन्स के अंदर। तो पहले एक बार QCN फाइल रीराइट करना पड़ता है एडिट करके, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फ्लैशिंग कर देते हैं, फिर भी नहीं आ रहा, बाद में हम लोग जाते हैं हार्डवेयर के ऊपर, तो आपका आईएमए नंबर नहीं, बेसबैंड अननोन आ रहा है, तो मतलब बेसबैंड अननोन का कारण मेनली होता है आपका सेकेंडरी पावर वोल्टेजेस का आईसी। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, बहुत आवाज आ रहा है। हेलो सर, हेलो सर, आप भी बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि अननोन बेसबैंड, ओके, अननोन बेसबैंड आ रहा है, पहले सॉफ्टवेयर ही करके देखना है, सॉफ्टवेयर करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट जाना है हार्डवेयर के ऊपर,
और अननोन बेसबैंड का मेन कारण होता है आपका पावर सप्लाई सही नहीं है, तभी आपको आएगा। और इसके लिए आपका PMIC और आपका बेसबैंड आईसी, बेसबैंड आईसी का मतलब यहाँ पर आपका ट्रांसीवर आईसी का ही कारण होता है। यहाँ पर एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, सबके अंदर आपका बेसबैंड इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रहा, तो आपका बेसबैंड CPU होता है आईफोन के अंदर या PMU होता है। यहाँ पर बेसबैंड PMU, बेसबैंड CMU, सॉरी बेसबैंड CPU यहाँ पर आपका WTR IC है। ओके ओके, यहाँ पर PMU अगेन आईफोन के अंदर बेसबैंड PMU होता है, मगर यहाँ पर आ जाता है आपका PMIC। ओके, यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर सब शेयर्ड सर्विसेज है। सर हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, आप पूछिए। मेरे पास एक Y15 माइक माइक एक एक करके पूछिए प्लीज, बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। मेरे पास एक Y15 हैंडसेट था वीवो। ओके, तो मैं इसको सॉफ्टवेयर किया, ओके, वो IMEI नहीं दिखा रहा था, इनवैलिड IMEI दिखा रहा है। इनवैलिड IMEI, हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर भी किया उसको, और उसके ओके बाद उसका बेसबैंड भी रिवॉल्व किया। ओके। अभी भी नहीं आ रहा है वो IMEI नंबर। देखिए IMEI नंबर दोनों अननोन आ रहा है या नील आ रहा है। ओके, इनवैलिड और बेसबैंड भी नहीं आ रहा। बेसबैंड अननोन आ रहा है। हाँ, बेसबैंड अननोन आ रहा है। तो आपका पावर आईसी भी हार्डवेयर के अंदर देखिए, आपका पावर आईसी भी ही चेंज करके देखना पड़ता है। IMEI एंड बेसबैंड का कारण होता है सिर्फ आपका WTR एंड आपका पावर आईसी। ये दोनों बदलने के बाद भी, नया डालने के बाद भी नहीं आ रहा, तो आपका प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। लेट मी ऐड समथिंग सर। हाँ प्लीज। ऐसा है कि जो वीवो का ये Y51 का बात कर रहे हैं, वीवो के हैंडसेट्स में पीछे एक दिक्कत आई थी, OTA अपडेट के बाद इनके हैंडसेट्स के अंदर IMEI का प्रॉब्लम आ गया था। दैट वाज द कंपनी इशू। यस यस। तो इस बेस में अगर इनके पास हैंडसेट इसके अंदर आया है जिसके अंदर दोनों IMEI सेम हो गए और IMEI नंबर गलत है, उसको हम अननोन और उसके बाद किसी ने फ्लैश करके उसको अननोन कर दिया, वो चीज सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसकी OTA अपडेट के अंदर वो जो उसका IMEI का डाटा था और QCM थी वो किसी और फील्ड में ट्रांसफर कर दी थी उन्होंने। ओके ओके, श्योर, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके, बट नाइस इंफॉर्मेशन, कंपनी की तरफ से वेरी गुड इंफॉर्मेशन। तो सबको बहुत हेल्प होता है। एक बार हिंदी में भी बता देंगे सबको। वो ऐसा था कि कंपनी ने जो इसका OTA अपडेट आया था, लोगों ने अपना जो अपना ऑन द एयर अपडेट किया था, अपने आप जो नया अपडेट आता है उसको करने के बाद ये इशू आया था। वीवो के बहुत से हैंडसेट्स में आया था। तो ये जो इशू था, ये कंपनी की तरफ से इशू था। ये आपको किसी भी प्रकार से हार्डवेयर में छेड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास ओरिजिनल बिल और इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सर्विस सेंटर पर लेके जाते थे, तो सर्विस सेंटर ही आपकी मदद कर सकता था। बाहर अब भी इसका इशू आ गया है, लेकिन मैं उसको डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा। दैट इज एन इलीगल प्रोसेस। इलीगल प्रोसेस, दैट इज ट्रू। तो नॉर्मली मैं, हाँ देखिए, मेरा मेनली हार्डवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड एप्लीकेशंस पे मैं काम करता हूँ। मान लीजिए डेड बूट रिपेयर, ये सब कुछ, मगर सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग IMEI के पास भी नहीं जाता हूँ मैं। ओके सर, ये करना भी नहीं चाहिए ना सर। हम भी नहीं जाते सर, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर रखते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन रखते हैं, हैबिट है, लेकिन करते नहीं है। एग्जैक्टली, करते नहीं, सही बोला। हाँ देखिए, यही होता है ग्रुप का एडवांटेजेस। जो पढ़ने का मेनली ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें आप एक्टिव भी हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन शेयर होने का बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत सारे ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, मेनली रनिंग फॉर एड पर्पस। वो एड्स में है ना, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं आएगा। एक दूसरे की काफी मदद हो जाती है ऐसे। हाँ हाँ, सही है। ओके, सो मुकेश जी, आपका लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपका अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। थैंक यू। और नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, APT मॉड्यूलेटर। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ आ रहा है। हाँ हाँ। नेक्स्ट APT मॉड्यूलेटर बोलते हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग, APT का मतलब। ओके, तो ये मेनली हमारा फोन के अंदर
पूरा मतलब मल्टी बैंड आपका PAIC, ओके। यहाँ पर आपका वोल्टेज, यहां से वोल्टेज जाता है, APT वोल्टेज जाता है यहां से, ओके। और इस IC को RFFE लाइन मैंने बोला था, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा एंड क्लॉक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर इस ये IC खराब होता है, आपका वोल्टेजेस भी दिखाएगा, मगर ये लाइन का SDA सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक नहीं आ रहा, तो आपका फोन नो सर्विस में ही चला जाएगा। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस है ना, ये IC के ऊपर आते थे नहीं है, मतलब यहाँ पर चेक ही नहीं करते थे। ये वन ऑफ द मेन रीजन है, यहाँ पर 100% चेक करना ही पड़ेगा APT मॉड्यूलेटर, ओके। सर एक बार फिर बताएंगे सर? मैंने हाँ, APT मॉड्यूलेटर हमारा फोन का नेटवर्क सेक्शन को है ना वोल्टेज देने का काम करता है। इसी IC से हमारा फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन के लिए VPH वोल्टेज, या सैमसंग में है ना VBAT या V6 वोल्टेज बोलते हैं, यहीं से सप्लाई होता है। अगर इसको निकालेंगे भी, नेटवर्क सेक्शन के पास आपका VPH वोल्टेज नहीं पहुंचता, इसके द्वारा ही वहां पर वोल्टेज पहुंचता है। और यहां से एक और वोल्टेज निकलता है VPA, APT, ओके। APT का मतलब एवरेज पावर ट्रैकिंग। यहां से एक वोल्टेज निकलता है 3.3 से लेकर 3.7 के बिटवीन एक वोल्टेज होता है। वो वोल्टेज वहां पर नेटवर्क से आपका PFO एंड मल्टी बैंड के IC के पास जाएगा। ये वोल्टेज भी खराब हो, मतलब नहीं जनरेट होता है, तो आपका नो सर्विस आएगा, ओके। सर ये RFFE अभी लेटेस्ट फोन्स में आप बता रहे थे, RFFE निकाल के पूरा MIPI ने ले लिया है। देखिए अभी आप लेटेस्ट फोन में, अभी लेटेस्ट फोन के, एक मिनट म्यूट कर देता हूँ, ओके। अभी लेटेस्ट फोन के अंदर मान लीजिए अभी आपका, हाँ आपको दिखाऊंगा वो मॉडल 10X Pro, एक मिनट ओपन होने दीजिए। इस फोन में आप RFFE ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ओके। यहां पर RFFE नहीं है। एक और चीज, RFFE इज ए पार्ट ऑफ MIPI, याद रखिए। MIPI का एक पार्ट होता है, RFFE बिलोंग्स टू एन MIPI, मगर सब लोग जानते हैं MIPI का मतलब डिस्प्ले नहीं है। MIPI एक क्या बोलते हैं, एक एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो। ये बड़े बड़े कंपनीज मिलके है ना, वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए वो एसोसिएशन रखा है। मोबाइल प्रोसेसर, सॉरी MIPI, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, ओके। गूगल में ढूंढेंगे तो उसका कंपनी का कौन सा कंपनी उसके अंदर इन्वॉल्व है और क्या काम करते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। उसी के अंदर आता है RFFE। तो इस मॉडल के अंदर MIPI लाइन को भी, RFFE लाइन को निकाल के वहां पर MIPI RFIC बना दिया, आपको दिखाऊंगा। दिख रहा है यहाँ पर MIPI बन चुका है। RFFE has become turned into MIPI SCL RFIC। MIPI याद रखना है और बाद में RFIC याद रखना है। ये MIPI के पास RFIC अपना माइक बंद कर दो प्लीज। देखिए RFFE यहाँ सम्मगे देता उरी बंद हो, RFFE आपका फोन के अंदर नहीं है, मगर आपको मिल चुका है RFIC फॉलोड बाय सीरियल क्लॉक एंड फॉलोड बाय MIPI है, मतलब वही लाइन आपका RFFE लाइन है, ओके। जिस फोन के अंदर RFFE लाइन आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है, मगर आपको मिल चुका है एक ही लाइन के अंदर मतलब MIPI फॉलोड बाय सीरियल क्लॉक एंड फॉलोड बाय RFIC आपको दिख रहा है, मतलब वही लाइन आपका RFFE लाइन है। एक बार इसका अपडेट रखने के लिए आप MIPI का साइट विजिट करके वहां पर उनका पूरा प्रोटोकॉल्स या आपका पूरा उनका
नया अपडेट्स देखेंगे तो पता चलेगा। तो डिस्प्ले सेक्शन में भी ये आता नहीं सही MIPI। डिस्प्ले सेक्शन में भी MIPI आता है, क्योंकि डिस्प्ले लाइंस भी MIPI का ही एक पार्ट है ना, वो अलग नहीं है। आपका SPMI सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, वो लाइन भी बिलोंग्स टू एन MIPI। मतलब MIPI का एक प्रोसेस है ये, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल से ये सब। सर ये MIPI सिर्फ वो DSO से ही चेक कर सकते हैं, बाकी नहीं देखिए, कहीं पर भी आपको सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा है, और आपका इवन डिस्प्ले लाइंस एंड कैमरा लाइंस MIPI सिर्फ DSO से ही चेक होगा। ओके, मल्टीमीटर से सिर्फ चेक होगा आपका GR वैल्यू, बस उतना ही है। ओके, मगर IC वहां पर लगा होगा, मगर फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है मल्टीमीटर तो नहीं बताएगा। वो DSO चाहिए 100% चेक करने के लिए। DSO के बिना वो चेक नहीं होता। सर DSO से ये LCR भी चेक हो जाएगा? LCR हाँ, कैपेसिटेंस नहीं होगा, इंडक्टेंस हो जाएगा। इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों हो जाएगा। हाँ, इंडक्टेंस हो मल्टीमीटर आया है तो DSO मल्टीमीटर आया है। नहीं वो वेस्ट है। नहीं वेस्ट है, उसमें है ना उतना फ्रीक्वेंसीज नहीं आएगा। ओके, प्रॉपर नहीं है। ओके, ओके, सैमसंग में ऊपर चला जाएंगे APT मॉडल। यहाँ पर एक मिनट, हम लोग एक और देखना है। यहाँ पर देखिए, नेटवर्क सेक्शन में भी थर्मिस्टर्स है। आपका थर्मिस्टर आपको पहचानने के लिए THM वो लाइन में मिल जाता है, TH। ओके, टोटल थर्मिस्टर की, सर एक मिनट, सर थर्मिस्टर की वैल्यू भी अलग अलग होगी क्या? हाँ, सेक्शन के हिसाब से हम लोग वहां से निकाल के डालना पड़ता है। थर्मिस्टर खराब हो जाता है क्या? नेटवर्क सेक्शन में भी खराब होता है। नहीं, हीट लग के खराब हो जाता है क्या ये? इसको चेक देखिए, थर्मिस्टर यहाँ पर NTC बोलते हैं, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। सर चेक कर यहाँ पर इस पे देखिए, इसमें चेक करने के लिए आपका रेसिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है मल्टीमीटर से। जब रेसिस्टेंस मोड में, ओम्स मोड में, जब वहां पर लगा के आप चेक करते हो, हीट मारते हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आपका रेसिस्टेंस वैल्यू वहां पर जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा, आपका काम नहीं करेगा वो। ओके, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट मतलब क्या है यहाँ पर? जब हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, बोलिए। यहाँ पर रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर चेक करने के वक्त रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर इमीडिएटली, मतलब आप हीट करके देखना पड़ता है। कंपोनेंट के ऊपर मल्टीमीटर लगा के आप अगर हीट लगा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब वो रेसिस्टर, वो थर्मिस्टर खराब होने का चांसेस ज्यादा है। सर ज्यादा हीट लगाएंगे तो 100% बढ़ेगा। ज्यादा साइड अगर अच्छा होगा तो सर, अगर अच्छा होगा तो टेम्परेचर, वो रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ता, वो कंज्यूम कर लेगा सर। हाँ सर, हीट कितना देना पड़ेगा इसको? ये टेस्टिंग के समय है ना, 200 डिग्री में नॉर्मली हीट देके चेक करते हैं नॉर्मली। सर ये रखेंगे। इसका मेनली काम थर्मिस्टर, इसका मेनली टेम्परेचर को सेंस करना ही इसका काम है। 120 हेयर टेम्परेचर चलता है क्या? कौन सा? इसे मोबाइल में 200 टेम्परेचर हेयर रहता है क्या? देखिए, जस्ट कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, कि अगर ये काम क्या करता है एक्चुअली? अगर ये सेंस करता है तो हाई, अगर सेंस होता है तो सर ये कहीं रिपोर्ट करता है या ये कुछ? हाई मतलब सेंस, ये हाई होते ही क्या होता है? देखिए, ये हाई होते ही इमीडिएटली हमारा फोन के अंदर आपका, देखिए नेटवर्क सेक्शन में आपका हाई टेम्परेचर आता है या CPU के पास आता है,
फोन शट डाउन करके, फोन ओवर हीटिंग, एक मिनट प्लीज फोन ओवर हीटिंग करके आता है और फोन बंद हो जाता है। ओके, ओवर हीटिंग करके आएगा। अगर चार्जिंग सेक्शन में ये थर्मिस्टर होता है, ये सेंसिंग इंफॉर्मेशन सीपी को भेजता है और वहां पर जब चार्जर लगाते ही आपको बोलेगा कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, या हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर बताएगा। ओके सर, यही सिग्नल देता है सीपीयू को कि फोन पे हाई वोल्टेज हो रहा है। हाँ। अगर दूसरा कंपोनेंट भी इसका जिम्मेदार हो तभी भी यही सेंस करके बताएगा, यही सेंस करके बताएगा। उस लाइन में जो भी प्रॉब्लम आता है ना, इसी लाइंस के द्वारा ही अंदर वोल्टेज आता है। तो ये खराब होता है तो इमीडिएटली वो सिग्नल दे देता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, हो रहा है करके ही। सही है ना सर? देखिए, नॉर्मली वाईफाई सेक्शन एंड नेटवर्क सेक्शन में आपका थर्मिस्टर खराब होता है, ओवर टेम्परेचर आता है, फोन शटिंग डाउन, ओवर टेम्परेचर आता है आपको। आईफोन में भी ये होता है सर, फोन नीड्स टू बी कूल डाउन, यही रीजन से होता है। वहां पर अलग से मैसेज आता है। वही है ना सर, वही उसी के रिलेटेड है, उसी का रिलेटेड है। ओके, वहां पर भी थर्मिस्टर, वहां पर खुद आपका वाईफाई आईसी होता है। जी सर, और कोई भी दूसरा कंपोनेंट भी हो तो भी हो सकता है ना सर? ये सिग्नल देता है बस कि फोन में इतना नहीं। देखिए यहाँ पर, देखिए जो भी वोल्टेज फोन के अंदर इसी कंपोनेंट के द्वारा अंदर जाता है, तो 99% यही कंपोनेंट्स खराब होते हैं, क्योंकि इससे ही पास होना है। दूसरा कंपोनेंट कोई और प्रॉब्लम होता है वो अलग से दिखाएगा। थर्मिस्टर प्रॉब्लम होने से ही हमको वो एरर मैसेज आएगा। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसी के कारण आता है। वो भी चार्जिंग लाइन में आता है मैक्सिमम। क्यों? वहां पर हमेशा हाई वोल्टेज ट्रैवल करता है ना। हाई वोल्टेज का मतलब फोन के अंदर सबसे हाईएस्ट वोल्टेज वहीं पर जाता है। जी सर, चार्जिंग सेक्शन में थर्मिस्टर को कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये प्रॉब्लम आता है, थर्मिस्टर को बदल देना चाहिए सर। इसको डायग्नोस और चेक नहीं कर सकते, चेंज करके ही। हाँ, देखिए वही यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आप यहाँ पर हीट, मतलब मल्टीमीटर में ओम्स मोड में रख के आप चेक करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दो तरीके के कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है आपका रेसिस्टर जैसा आता है, अगर रेसिस्टर लगा है तो चेक कर सकते हैं। अगर रेसिस्टर नहीं है, कभी कभी यहाँ पर कॉइल भी आ जाता है, कॉइल जैसा दिखता है मगर कॉइल नहीं है, उसको चेक नहीं किया जाता। यहाँ पर मल्टीमीटर लगाने के बाद हीट करके देखना है, हीट रख के हम चेक करेंगे तो वैल्यू मतलब इंस्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब उसको वो खराब है। इंस्टेंटली नहीं बढ़ना है। कोई भी कंपोनेंट हीट होने से उसका रेसिस्टेंस वैल्यू बदल जाता है, मगर स्टेप बाय स्टेप बदलना है। एक ही बार इंस्टेंटली बढ़ रहा है तो मतलब वो कंपोनेंट खराब है। सर, आप बता रहे थे अकॉर्डिंग टू स्टेप अप या स्टेप डाउन, इसके हिसाब से ही वो उधर वैल्यूज आएंगे ना सर? हाँ, देखिए एनटीसी का मतलब नेगेटिव। देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर थर्मिस्टर है, मगर दूसरा मॉडल्स में एनटीसी लगा है, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, मतलब वोल्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां पर नेगेटिव में होता है। वहां पर नेगेटिव थर्मल देना है और कूल करना है, वो एक्चुअली वो कूल में रहना है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वो गर्म हो जाएगा। ओके ओके, कंटिन्यू। तो नेटवर्क सेक्शंस का तो उतना ही है। आईसी FEMID, MMMM BPA आईसी, हाई बैंड PIC, DRX एंड APT मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर कभी भी, हाँ यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताना था एक्चुअली सर। ये आईफोन में भी APT मॉड्यूलर का कौन सा काम ऐसी काम करता है? वहां पर भी APT मॉड्यूलेटर आता है, वहां पर भी आएगा सर। वो मेनली किस नाम से होता है सर? वहां पर भी आप स्कीमेटिक में देखेंगे APT मॉड्यूलेटर मिलेगा, APT करके ही होगा, VPA APT होगा वहां पर। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पर हमारा PAIC कौन सा होता है? FEMID। FEMID से ही हमारा एंटीना कनेक्टेड होता है, मेन एंटीना, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं PRX।
पर जो भी फोन के अंदर सिग्नल आता है, ये आईसी हमारा फोन का सिग्नल पकड़ने का काम करता है। ओके, अगर ये आईसी खराब होता है, ये आईसी मतलब PAIC या PFO आईसी या सैमसंग में FEMID खराब होता है, FEMID, देखिए FEMID ये खराब होता है, तो हमारा फोन के अंदर प्रॉब्लम्स किस तरीके का प्रॉब्लम्स आएगा? एक होता है आपका मैनुअल सिग्नल सर्च होता है मगर रजिस्टर नहीं होता। एक और प्रॉब्लम आएगा कुछ एरिया, एक मिनट, बहुत आवाज का साउंड आ रहा है। और कुछ फोन के अभी और एक प्रॉब्लम आएगा आपका सिग्नल वीकनेस, सिग्नल वीक आएगा। और एक प्रॉब्लम आएगा कुछ एरिया के अंदर, मतलब घर के अंदर होंगे तो सिग्नल वीक आएगा, या नहीं तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आएगा, बाहर जाने से इमीडिएटली सिग्नल आ जाएगा। और कभी कभी आपने देखा होगा कस्टमर आके बोलता है नेटवर्क नहीं आ रहा, मगर आप सिम डाल के देखते हो नेटवर्क आ रहा है, कस्टमर को ऐसे ही दे देते हैं, फिर से रिटर्न 5 दिन के बाद फिर से रिटर्न आ जाएगा। तो यहां पर आपका FEMID का इश्यू होता है। ओके, तो सिग्नल को मेंटेन करने का काम करता है। और एक चीज, ये आईसी अगर खराब होता है तो एक और प्रॉब्लम आएगा आपको, बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज होता है। जिस फोन के अंदर ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, बैकअप ठीक से नहीं दे रहा है, तो ये आईसी भी आपका कारण होता है। आप नोटिस करेंगे, कोई भी फोन आप नोटिस करेंगे, ट्रैवलिंग के समय देखिए, बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब सिग्नल वहां पर बार बार छोड़ के पकड़ रहा है, मतलब सिग्नल पकड़ने का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर से बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। ये आईसी खराब होता भी है, फिर भी आपका बैटरी चार्जिंग मतलब डिस्चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाता है। सर एक थोड़ा क्वेश्चन पूछूं? हाँ 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 प्लीज सर, पूछिए। ये इसमें चाइनीज फोन में ये FMID कौन सी होती है? PFO आईसी। PFIC। और मेरे पास एक 6 Pro आया है जस्ट रिसेंटली, मैंने उसके अंदर ये APTIC चेंज की ना, तो सिग्नल ऐसे ही पकड़ रहा है जैसे आप बता रहे थे ना, पकड़ रहा है, घर में नहीं पकड़ रहा, ऐसे दिक्कत आ रही है इसमें। मतलब बाहर आने से पकड़ रहा है सिग्नल? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मतलब और आपका मॉडल चेंज किया ना, जो APT मॉडल चेंज किया उसमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बहुत कम आ रही है, 0.5 वोल्ट या के आसपास आ रही है दो जगह। VPA लाइन पे, APT लाइन पे। हाँ जी, जो APT जो इस पे इनपुट देता ना, क्या नाम है, RF पे, और इस पे वोल्टेज वो APT IC बदल दिया था आपने? हाँ बदला है, पर सेम मॉडल से नहीं बदला है। ओके, मगर एक चीज बताइए, वहां पर सिग्नल, मैनुअल सिग्नल सर्च हो रहा है? हाँ सर्च हो रहा है, पर जब वो कर रहे हैं ना तो रजिस्टर नहीं हो रहा। ओके, इसके लिए पहले आपका एंटीना लाइन चेक कर लीजिए। ये वाटर डैमेज एंड नीचे गिरा हुआ फोन तो नहीं है ना? गिरा हुआ फोन है। गिरा हुआ फोन है, तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम्स, शॉर्टिंग भी चेक करना पड़ता है। एक बार APT मॉड्यूलेटर उठाने के बाद उसी लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है देखिए एक बार। जहां पर 0.5 वोल्ट्स आप आ रहे बोले थे ना APT लाइन पे, APT लाइन पे 100% 3.3 के 3.2 के ऊपर आना ही चाहिए जब सिम डालने के बाद। कुछ फोन में सिम डालने के बाद वहां पर वोल्टेज आता है, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं, सेम है, डालने के बाद भी सेम है सर। सेम है, मतलब वहां पर वो आईसी वोल्टेज क्रिएट नहीं कर रहा। हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है। हाँ, और एक चीज यहाँ पर कभी कभी आपका PFO आईसी खराब होने के कारण भी वहां पर वोल्टेज नहीं आएगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए PFO आईसी आप एक बार उतार दीजिए, फोन से उतार के वहां पर वोल्टेज चेक कीजिए एक बार। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप। ओके सर, ओके। और ट्रांसीवर आपको ऑलरेडी बताया दिया था, लाइक वो इनकमिंग आउटगोइंग सबको मैनेज करता है और बेसबैंड इंफॉर्मेशन वही देता है। हाँ वो चेंज कर चुका हूँ। और हाँ हेलो, हाँ पूछिए सर। एक सैमसंग का A7 2018 है। ओके सर, वो वाटर डैमेज था, लेकिन उसको कीपैड जो पावर ऑन ऑफ किए रहते हैं ना, डायरेक्टली ऑन किया तो एक बार ऑन होता है,
सेकेंड टाइम जो की दबाते हैं ना तभी ऑफ होता है, लेकिन डिस्प्ले वगैरह वर्किंग होता है, लेकिन डिस्प्ले शो नहीं करता, चार्जिंग डिस्प्ले शो वगैरह नहीं करेक्ट, कर रहा। ओके, चार्जिंग एक वगैरह बार कराया तो हमें। वहां पर हाँ सर। फोन ऑन हो रहा है, कंफर्म्ड है, गारंटी है? हाँ सर, लोगो आ रहा है, पैटर्न लॉक शो कर रहा है। ओके, मगर लाइट नहीं आ रहा? लाइट ऑफ करने के बाद जो की मतलब वही है, फोन ऑन करने के बाद स्लीप मोड में डालेंगे तो रिटर्न नहीं आ रहा, वही है हाँ ना? सर, हाँ सर। ओके, वो स्लीप मोड से रिटर्न नहीं आ रहा, उस फोन में सिम डाल के कॉल करके एक बार ट्राई कीजिए, वो डिटेक्ट हो रहा है नहीं, देखिए एक बार, नहीं तो कंप्यूटर को कनेक्ट करके देखिए वहां पर सिस्टम में डिटेक्ट हो रहा है नहीं है। सर कंप्यूटर में भी देखा, डिटेक्ट हो रहा है सर। डिटेक्ट हो रहा है, मतलब आपका फोन वेकअप नहीं हो रहा, स्लीप में जाने के बाद वेकअप नहीं हो रहा। हाँ सर। ओके, वेकअप नहीं हो रहा तो आपका पावर आईसी का प्रॉब्लम है, और Power वो IC लाइन शॉर्ट होने से भी या लीकेज होने के कारण भी सेम आता है। ओके, सैमसंग के अंदर इस आईसी को बोलते हैं मेन पावर आईसी, जो पीएमआईसी चाइनीज फोन में पीएमआईसी बोलते हैं ना, उसको सैमसंग के अंदर बोलते हैं मेन पीएमआईसी। ओके सर। ओके, मेन पीएमआईसी बोलते हैं, और जो चार्जिंग या पीएमआईआईसी होता है ना, उसको बोलते हैं ईफ पीएमआईसी। हाँ सर, अभी ये मेन पीएमआईसी, मेन पीएमआईसी एक बार चेक करना पड़ता है, आप उसको एक बार रीबॉल करके देखिए। और एक चीज, यहाँ पर स्लीप में जाने के बाद रिटर्न नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपका क्रिस्टल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिस्टल का? हाँ 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 सर। ओके, यहाँ पर आपका मेन आता है, यहाँ पर एलसीडी रिलेटेड लाइंस का मोसी एंड मिसो लाइंस चेक करना पड़ता है। हाँ हाँ ओके, मोसी एंड मिसो लाइंस चेक करना पड़ता है। जो कॉइल रहते हैं डिस्प्ले कनेक्टर के, नहीं, ये प्रोटोकॉल होता है इसका रिलेटेड। आपका देखिए यहाँ पर सेंसर रिलेटेड आपका मोसी लाइन से, मतलब मोसी का मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, एंड मिसो का मतलब मास्टर इन स्लेव आउट। मतलब क्या हो रहा है, आपका डिस्प्ले एक बार स्लीप में जाने के बाद आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब मास्टर टेक ओवर नहीं कर रहा। हाँ सर। ओके, तो मास्टर का मतलब यहाँ पर आपका सीपीयू होता है। हाँ सर। तो वो रिलेटेड लाइंस कहाँ से आ रहा है वो भी देखना है। हाँ सर। ओके, वो चेक करेंगे तो 100%। सर स्लेव कौन सा होता है? स्लेव सीपीयू छोड़ के सब ऐसे स्लेव है। ओके सर, थैंक यू। और एक सर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, MI5 जो ग्राफिक आईसी का प्रॉब्लम था, लाइट आईसी का प्रॉब्लम था, लाइट आईसी का सॉल्व किया, ग्राफिक आईसी भी चेंज किया, MI लोगो पे आता है तो डायरेक्टली लाइट वो 1 सेकेंड रहता है, बाद में लोगो जो लोगो रहता है ना ऑटोमेटिकली ग्राफिक ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, लाइट शो रहता है। लाइट वैसे मतलब आपका ग्राफिक्स का ही इश्यू है फोन में, ग्राफिक आईसी का ही इश्यू है, वही है इसी का। हाँ देखिए, एक और चीज, इस कंडीशन में क्या सजेस्ट करता हूँ, एक बार फ्लैशिंग करके देखिए। हेलो सर। हेलो, एक बार फ्लैशिंग करके देखिए। हाँ सर। हाँ पूछिए। बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। इस कंडीशन में आपने बोला ना, डिस्प्ले लाइट आता है मगर चला जाता है। हाँ सर। ऑन में है या ऑफ हो रहा है, फिर से ऑन करना पड़ेगा। हाँ ऑन रहता है सर, लेकिन लाइट शो रहता है, लेकिन लोगो नहीं है, जो भी पिक्चर नहीं आता ग्राफिक। मगर फोन काम कर रहा है, कैसे कंफर्म किया आपने? टच कुछ काम कर रहा है या आपका फोन के अंदर सिम डालने से इनकमिंग आउटगोइंग कॉल आ रहा है उसका? वो क्या नहीं सर, चेक किया नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए, मेरे मुताबिक वो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल भी नहीं आता रहेगा, पूरा बंद होगा वो। तो इस कंडीशन में नॉर्मली आप पीएमआईसी चेंज करना पड़ता है। पीएमआईसी, हाँ पीएमआईसी एक बार चेक करना पड़ता है आप, क्योंकि है ना वो बग कॉइल से आपका सीपीयू के अंदर भी जाता है। वो वाटर डैमेज फोन है। हाँ वाटर डैमेज है सर। हाँ तो मतलब यहाँ पर आपका इस फोन में है ना, आप सीपीयू भी रिबॉल करने का जरूरत भी पड़ता है। हाँ जो सीपीयू से भी लाइन आता है ना उसको ग्राफिक के लिए, एन सिग्नल और कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा। एक बार ये आईसी एक बार उठाने के बाद आईसी के नीचे देखिए काला पड़ चुका है या आईसी एक बार सॉल्ट फॉर्मेशन कुछ हुआ है, चेक करके बाद में है ना डिसाइड करना पड़ता है।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मेरा नाम यशवंत है सर। यशवंत, ओके, नाइस टू मीट मैं यू। कर्नाटका से हूँ। ओके ओके, कर्नाटका कहाँ से? सर मैं कर्नाटका में इधर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रहता हूँ सर। बेलगाम, ओके ओके। सो आप कहाँ से? मैं बैंगलोर से ही हूँ। बेंगलोर से? बोलिए अमिताभ जी। यहाँ केरला। सर यही सेम प्रॉब्लम मैंने कल ग्रुप में डाला था मैंने 6A का। पावर ऑन करने के बाद लोगो आ रहा है, उसके बाद लाइट चली जा रही है, टच वर्क कर रहा है। टच वर्क कर रहा है। एक बार है ना वो पीएमआईसी एक बार रिबल करके देखिए। पीएमआईसी एंड सीपीयू भी करना पड़ सकता है इस कंडीशन में। सर जो बैटरी आईडी की लाइन है वहाँ पे बैटरी कनेक्टर के पास वो 1300 कुछ यानी हाई वैल्यू आ रही है, और जहाँ से वो लाइन जा रही है सीपीयू के पास, सीपीयू के पास जो कैप है वहाँ पे कम वोल्टेज आ रहा है, यानी आधा ही आ रहा है, 600-700। देखिए इसका मेन कंडीशन जो आपका हमारा फोन के अंदर BID होता है, बैटरी आइडेंटिफिकेशन, तो ये हमारा फोन के अंदर PMIIC के अंदर जाता है। PMIIC के अंदर जाता है, और जो वोल्टेज होता है यहाँ से PMIC से आता है। तो यहाँ पर आपका मेन रीजन यहाँ पर हाई वैल्यू आ रहा है, तो पहले आपको PMIIC निकाल के देखना पड़ता है। अगर फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो PM भी उठाना पड़ता है। दोनों काम एक बार चेक करके आप वहां पर रीडिंग चेक करेंगे तो पता चलेगा कौन सा IC रिप्लेस करना है। ओके, मगर डिस्प्ले जा रहा है, डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले चला जा रहा है, तो मैक्सिमम इसका इश्यू होता है आपका PMIC का इश्यू होता है। इसको हम लोग PMIC को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सेकेंडरी पावर IC बोलते हैं इसको। ओके, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन पावर IC। ये मेन पावर IC का कारण ही होता है ये प्रॉब्लम के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ बोलिए अमिताभ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए, सुनाई दे रहा, बोलिए। हेलो सर। हेलो, अब बोलिए, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो। हाँ सर, आवाज सही तरह से आ रही है। सर आप बेंगलोर में, आपका नंबर चाहिए था मेरे को। मेरा फ्रेंड ने आपका मीटिंग का लिंक भेज दिया था। ओके। तो नंबर कैसा मिलेगा आपका? मैं नंबर ग्रुप में डाल देता हूँ सबको, अभी एक बार ले लीजिए। हाँ सर, नंबर सबको डाल दो। मेरा करंट गया एक्चुअली, सो मेरा फेस नहीं दिख रहा। ओके, आपका नाम कुछ? मेरा नाम मनमोहन। बेंगलोर में कहाँ रहते सर? मैं विद्यारण्यपुरम में रहता हूँ। विद्यारण्यपुरम, ओके सर। उधर ब्लू स्टार। ओके सर, शो हो रहा है सर नंबर। ओके, मेरा नंबर सबको भेज दिया, चाहे तो ले लीजिए। किसी भी टाइम कोई भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं मुझसे। सर और एक बार नंबर शो कर दीजिए। चार्ट में डाल रहा हूँ। ओके सर। ओके, हाँ सर। हाँ प्लीज पूछिए। हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रहा, प्लीज पूछिए। सर ये जो लाइट सेंसर का मामला बताया था, जो ऑफलाइन चली जाती है कॉल करने के बाद, क्या उसमें सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है? जो डिस्प्ले के ऊपर सेंसर लगा हो सकता है? देखिए वो भी चांसेस है। ओके, वाटर डैमेज के कारण वो सेंसर खराब होने से सेम प्रॉब्लम आएगा, तो डिस्प्ले चेंज करके ही चेक करना पड़ता है। मगर वो सेंसर 99% खराब नहीं होता, फिर सिर्फ वाटर डैमेज के कारण से खराब होता है। कई बार ऐसा होता है उसको ALS, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ALS सेंसर बोलते हैं। यस सर, कई बार ऐसा होता है कस्टमर जब कहीं से फोल्डर वगैरह चेंज करवा के आता है तो उसके ऊपर एक रबड़ लगी रहती है, जो लोग मैक्सिमम उसको उतार देते हैं, और जब उतार देते हैं। जब वो उतार देते हैं तब भी वो उतारने से भी सेम प्रॉब्लम आता है। कभी कभी आपका फोन के अंदर ब्राइटनेस बढ़ता ही नहीं है। देखिए एक और चीज यहाँ पर, हमारा फोन के अंदर ये प्रॉब्लम आपका हमारा PWM या कैप्सी लाइन से भी प्रॉब्लम होता है।
कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर कैप्सी, ओके, उससे भी प्रॉब्लम आता है। और कुछ फोन के अंदर कैप्सी लाइन को बोलते हैं पीडब्ल्यूएम, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूल। यहाँ पर वो सेंसर से कम्युनिकेट करता है लाइन एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट अगर फोन के सेंसर के ऊपर गिरता है तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाता है। सैमसंग में ब्राइटनेस ज्यादा होना चाहिए, मगर रिवर्स मतलब वो माल फंक्शन होता है, बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं आएगा। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। रात में या श्योर सर, कैप्सी का कौन सा है, कैप्सी का कंट्रोलर कौन सा एरिया रहता है? देखिए ये आपका ग्राफिक लाइन में आता है कैप्सी, बैकलाइट सेक्शन में आएगा कैप्सी। पीडब्ल्यूएम करके होगा, नहीं तो कैप्सी करके होगा। थैंक यू सर। ये आईफोन में कुछ सेक्शन में आता है सर? आईफोन के अंदर भी सेम कैप्सी होता है आपको वहां पर भी। किस सेक्शन में होता है सर ये? स्क्रीन शेयर दीजिएगा सर। हेलो, देखिए आईफोन के अंदर भी आपका बैकलाइट के अंदर ही होता है ये। ओके सर। हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग देखिए आईफोन के अंदर वो एलईडी स्क्रीन पे नहीं आएगा आपको। जिस लाइन में मतलब बैक लाइट्स लगा है सिर्फ उस फोन में होता है। ओके, अभी आपको आईफोन में एक बार वो दिखा देता हूं, आपको चाहिए तो ओपन करता हूं, एक मिनट। एक मिनट, मैं वो स्कीमेटिक ओपन करूंगा। क्योंकि ना सर कोई कोई आईफोन्स में कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि फोन जब पॉकेट में रखते हैं तो एकदम ब्राइटनेस ज्यादा हो जाता है, हीट होता है। हीट होता है। आप देखिए नॉर्मली ये आपका बैकलाइट ड्राइवर आईसी को आप रिप्लेस करना पड़ता है। या फिर सर जब कोई स्क्रीन रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका जो आईडी होता है, जो उसका डेटा होता है, वो अगर मिसमैच हो तो भी ये सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड हो सकता है? सेम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, स्क्रीन बदलने के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। तो वही सर, वो जो स्क्रीन का डेटा होता है वो सीपीयू से मिसमैच करता है, तभी जाके मिसमैच नहीं है। देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, यहाँ पर एब्सेंट होता है। डिस्प्ले बदलने के बाद भी इसके अंदर फर्स्ट कॉपी लगाएंगे तो अच्छा है। ओके, लीस्ट क्वालिटी लगा देते हैं ना, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए सर मेरे यहाँ पर वोल्टेज देखिए, मुझे कभी नहीं आया, लेकिन जब कस्टमर कंप्लेंट किया ये प्रॉब्लम आता है, रेगुलर प्रॉब्लम आता है एक्चुअली। ओके सर। एक मिनट, वो स्कीमेटिक ओपन हो रहा है। ओके सर। ओएलईडी में नहीं रहती सर ऐसी? ओएलईडी में नहीं होता जी सर। एक मिनट, इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए। മലയാളികൾ ആരുമില്ല. मेरा स्कीमेटिक्स ओपन नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो रहा है। Okay. सर सैमसंग का एक मोबाइल है J2, ठीक है।
ठीक है। ओके ओके। उसमें सर क्या हो रहा है कि सैमसंग का लोगो आने के बाद जैसे ही बूट लेगा ना, सेकंड बूट जैसे ही ले रहा है, हाँ, तो एलसीडी एकदम ब्लू हो जा रहा है। एलसीडी ब्लू हो रहा है आपका? ब्लू मतलब आपका डार्क ब्लू हो रहा है? अभी ये डीजेड के जो है ना, यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू हो रहा है? जी 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 सर। हाँ, मतलब आपका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है। सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, डाउनलोड मोड पे वाइप डाटा क्लियर हो रहा है सेकंड बूट पे। सेकेंड बूट पे आपका सॉफ्टवेयर का भी इश्यू हो सकता है, फिर से फ्लैशिंग करना पड़ेगा। सर अगर रिकवरी में नहीं जा रहा है दूसरा फोन, सेम कंडीशन लेकिन ब्लू नहीं, स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू हैंग कर रहा है, तो सीपीयू होगा ना सर? देखिए, डार्क ब्लू होने से सीपीयू है, लाइट ब्लू होने से सॉफ्टवेयर है। स्काई ब्लू का मतलब यहाँ पर देखिए, स्काई ब्लू का मतलब यहाँ पर हल्का सा ब्लू होता है, मतलब वो आपका बैकलाइट का लाइट है ना, वो बैकलाइट है, वो स्क्रीन नहीं है। ओके, हाँ, तो मतलब बैकलाइट आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, मतलब ग्राफिक का इसी चेक करना पड़ता है। सेट ऑन है। हाँ, अरे ये भी है सैमसंग A2 कोर, सेम प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो इसको फ्लैशिंग करके नहीं देख पा रहे हैं हम सैमसंग A2 कोर को सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर? वहीं सर ब्लू आ जा रहा है। एक बार वो फोटो भेज देंगे मुझे, मैं बताऊंगा, क्योंकि है ना ब्लू ब्लू बोलते हैं, वो एक बार देखना है, देखेंगे तो समझ में आएगा। जी सर, वो एक बार देखेंगे। हाँ, एक मिनट, ऐसा ही वहीं पर रुक जा रहा है जी। हाँ, मतलब आपका वो सॉफ्टवेयर का इश्यू है, वर्जन चेंज करके देखिए। इसका सर हम टेस्टेड फाइल नहीं मिल रहा है सर हमको। हाँ, वही है, वर्जन का इश्यू है वो। सर मेरे वाले में सेम है, लेकिन डाउनलोड मोड नहीं दिखा रहा है, वही कलर आ रहा है बैकग्राउंड, और वही कलर है, सेम सॉफ्टवेयर का इश्यू है, वर्जन चेंज करके डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है सर। हाँ, वही वर्जन एक बार देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा इस मॉडल को है ना, आप निकाल के एक बार रिप्रोग्राम कर दीजिए, UEFI या EasyJet। नहीं, ये मॉडल नहीं है सर। हाँ, ये मॉडल नहीं है, ये 10 होगा शायद वो। ओके, नहीं वही बोल रहा हूँ, EasyJet में एक बार प्रोग्राम कर दीजिए, या UEFI में, या वर्जन का प्रॉब्लम होने से भी सेम प्रॉब्लम आता है, ये हार्डवेयर का इश्यू तो नहीं है वो। ओके, तो आज का क्लोज करता हूं मैं, क्योंकि ना पावर भी नहीं है मुझे। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास और भी नहीं है, तो कुछ डाउट्स रह गए बाद नेक्स्ट क्लास में वो ना क्लियर कर दूंगा मैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Sure. Thank you sir, thank you for all Hello. your valuable information. हेलो सर। ठीक है सर जी। बोलिए सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? हाँ सर, एक दिन छोड़ के, परसों दिन। हाँ, परसों, कल नहीं होगा, परसों होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। एक दिन छोड़ के सेम टाइमिंग सर? सेम टाइमिंग 5:30। एक्चुअली है ना, लाइक टाइमिंग भी चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ, रात को प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लॉकडाउन भी ओपन हो चुका है, 6 बजे तक शॉप ओपन है ना। हाँ सर, मेरे इधर नहीं है ना। ओके, फाइन, तो वही है, नॉर्मली 5:35 उसी टाइम में रखता हूँ मैं। आइट सर, थैंक यू। ओके, श्योर। थैंक यू सर नेक्स्ट क्लास किस रिलेटेड होगा? नेक्स्ट क्लास लाइक जो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बेस्ड ऑन द टाइम मैं करता हूँ। कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आपके हिसाब से जो कोर्स में होना चाहिए वही रखिए, कंटिन्यू। ओके, श्योर। हाँ सर, एज पर सभी का जो रिक्वेस्ट है वही करें। श्योर। ओके, फाइन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट जी आपको। सर हम तो अभी आए हुए हैं। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। हमको पता नहीं था, मैंने देखा मैसेज तो मैंने अब लॉगिन करते हैं। ओके। समाप्त हो रही है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 घंटे में मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहां पर देख लीजिए एक बार। श्योर, कोई भी डाउट्स होगा ना, कोई भी फोन कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्लास परसों होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके।
आपके नहीं सर, आपसे बात करें तो किस नंबर पे करें? मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया है ग्रुप में, चार्ट में देख लीजिए एक बार। नहीं तो एक और बार मैं चार्ट में दे देता हूँ, 1 मिनट, फिर से मेरा नंबर देता हूँ। देखिए ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन हुआ ना, तो सीधा मुझे वो नंबर पे डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप 3 में है मेरा सर। ग्रुप एडमिन करके वही नंबर है ना आपका? हाँ हाँ, देखिए स्मार्ट टेक्नो करके वहां पर लोगो होगा, फिर से डाल दूंगा, देखिए। तो नहीं किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं सर? हाँ, एक टाइम एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। अगर फ्री होऊंगा तो लिफ्ट करूंगा, नहीं तो मैं फ्री होने के बाद कॉल करूंगा। मैसेज डाल दीजिए कॉल करने से पहले, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जी ओके, मेरा नंबर फिर से डाला है तो ले लीजिए। ठीक है सर। ओके सर, श्योर, बाय 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 एवरीवन।